हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए BSTC की जो जीके क्लासेस वो हमने स्टार्ट कर दी हैं, और जो लास्ट क्लास थी वो थी हमारी गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, तो आज जो क्लास रहने वाली वो रहने वाली हमारी गोहिल वंश मतलब मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो जो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी BSTC को लेकर के गोहिल वंश मतलब जो इतिहास रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, मेवाड़ का इतिहास। गोहिल वंश कह दो या मेवाड़ का इतिहास कह दो, बात हमारी एक ही है। ठीक है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि ये जो मेवाड़ वंश है वो फैला कहाँ था, फैला कहाँ होता। देखो, जो हमारा राजस्थान का जो दक्षिण पार्ट है ना, राजस्थान का दक्षिण पार्ट है, उस इलाके में हमारा था। मैं बता दूँ आपको, नक्शा बना के देखो। अगर ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, ये अगर हमारा राजस्थान का नक्शा है तो यहाँ पर ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये हमारा मेवाड़ था। और यहाँ पर कौन सी शाखा काम कर रही है हमारी, कौन सा वंश काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जो वंश रह रहा है वो कौन सा है, वो है मेवाड़ वंश। ठीक है, अब बात आती है कि जो मेवाड़ वंश है ना, इसकी जो संस्थापक है इसका कौन थे, कहाँ से ये हमारी जो वंश है वो स्टार्ट हुआ। ठीक, तो मैं बता दूं आपको, जो मेवाड़ वंश है, जो गोहिल वंश है, इसके संस्थापक थे गोहिलादित्य। गोहिलादित्य बोल दो, गोहिल बोल दो या गोहा बोल दो, इनको हम गोहिलादित्य भी बोलते हैं। गोहिलादित्य, गोहिलादित्य कौन थे, हमारे मेवाड़ वंश के संस्थापक थे। मेवाड़ वंश के संस्थापक थे। और जो राजस्थान में टोटल जो गोहिलों की जो शाखाएं थी वो कितनी है, वो हैं 24। मैं बात करता हूँ इनकी शाखाओं की, तो इनकी शाखा कितनी है, 24 शाखाएं हैं। और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं या सूर्यवंशी कहते हैं। गोहिल जो हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, और इनकी जो शाखाओं का जो उल्लेख है वो 24 उल्लेख है। देखो, वैसे मैं बात करूं तो गोहिल वंश को लेकर के करीबन 20 लेक्चर आराम से हो सकते हैं अगर डेप्थ में जाके पढ़ें आप। लेकिन आपको क्या है, इतना कोई सेंस नहीं बनता आपके लिए। जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके देखें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ। और मैं आपको जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको कराऊँगा आपको, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करता है। ठीक है, तो आपके लिए सफिशिएंट क्लास है ये, आप पढ़ लेना, आपका अच्छा जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी, चिंता वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। तो देखो, इसके संस्थापक कौन हो गए, गोहिलादित्य हो गए, संस्थापक हो गए। ठीक है, उनके बाद में जो आता है वो आते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बप्पा रावल साहब। बप्पा रावल, देखो बप्पा रावल कौन थे हमारे, ये सब कुछ हार के हारित ऋषि के शिष्य बन गए, हारित ऋषि के शिष्य बन गए। ठीक, और इनको जो एक दूसरा नाम था वो कौन सा नाम है, वो है इनका नाम कालभोज। कालभोज ये हारित ऋषि के शिष्य हैं, हारित ऋषि के शिष्य, हारित ऋषि के शिष्य, हारित ऋषि के आश्रम में रहे, उनके शिष्य बनकर उनकी सेवा की। ठीक, और उन्होंने वरदान दिया कि तुम राजा बनोगे। यहाँ से जाके ये हमारे जो गोहिल वंश है उसके प्रथम प्रतापी और प्रथम निर्माता, अगर क्वेश्चन आए आपको कि जो गोहिल वंश है उसके प्रथम प्रतापी और प्रथम जो निर्माता हैं वो कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे, वो रहने वाले हैं हमारे कौन से, बप्पा रावल साहब या फिर कालभोज कर लूँ। ठीक है, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर निर्माण करवाया, एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया, नागदा में। कहाँ पे करवाया, नागदा में करवाया, नागदा में। नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, नागदा थी। राजधानी कौन सी है इनकी, नागदा है। ठीक, ये हमारे बप्पा रावल साहब खत्म हो गए। मैंने बप्पा रावल साहब के बारे में कौन सी बातें बताई, एक तो पहली बात इनका नाम, दूसरा नाम कौन सा है, कालभोज है। इसके बाद में इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया, हारित ऋषि के शिष्य थे। और चौथी बात, इनकी राजधानी थी नागदा। यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अल्लड़ साहब की। अल्लड़ साहब, जिनको आलू रावल भी कहा जाता है, इन्होंने हुड़ों को पराजित किया था। किनको पराजित किया था इन्होंने हुड़ों को पराजित किया। और हुड़ों की जो राजकुमारी थी हरिया देवी, हुड़ों को पराजित किया। और इनकी एक राजकुमारी थी,
हरिया देवी, इनकी राजकुमारी थी हरिया देवी। हरिया देवी से विवाह किया, हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ठीक है, अब जब विवाह किया, हूण अंतर्राष्ट्रीय हो गई, तो ये जो विवाह था ना हमारा, ये दोनों का जो विवाह था, ये हमारा राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। कौन सा था ये? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। देखो आप रफ पेन लेकर के बैठें, जो मैं चीज़ें बताऊं वो नोट डाउन करें, और ये तो नोट डाउन आपको करना ही है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो शॉर्टकट लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपको डेप्थ में बता रहा हूँ। जो यहाँ पर हैं ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप रफ पेन लेके बैठें, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप प्रत्येक लाइन बाइज लाइन लिखते जाएँ। ठीक, तो बात करते हैं तो इन्होंने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी को शादी कर ली, और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी ना, वो नागदा से परिवर्तित करके कहाँ ले आए? अबे आहड़ ले आए। जो बप्पा रावल साहब थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर करी? नागदा में करी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ करी? नागदा में करी। लेकिन अलहट ने राजधानी चेंज करके कहाँ पर कर ली? आहड़ में कर ली। अच्छा मैं बता दूँ, नागदा और आहड़ दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? उदयपुर के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? उदयपुर के अंदर पढ़ते हैं, उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर यहीं पे पड़ता है ना, उदयपुर समथिंग यहीं पड़ता है, उदयपुर इस इलाके में। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति कुमार की। शक्ति कुमार के बारे में वैसे खास बात है नहीं, लेकिन आप इतना याद रख लेना कि जो मुंज परमार शासक थे, एक मुंज नाम है, ये परमार के शासक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनकी राजधानी, देखो इनके टाइम पे भी राजधानी आहड़ ही थी। प्रारंभ में शक्ति कुमार की राजधानी कौन सी थी? आहड़ थी। लेकिन क्या है कि मुंज जो परमार शासक थे, इन्होंने इनकी राजधानी को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, राजधानी को ध्वस्त कर दिया। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके क्या कर ली? नागदा कर ली। फिर से पहले नागदा थी, फिर आहड़ हुई, फिर नागदा हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब नागदा हुई है, कब आहड़ हुई है। बप्पा रावल साहब के टाइम पे कौन सी थी? नागदा थी। अलट के टाइम पे क्या हो गई? आहड़। और फिर शक्ति कुमार ने फिर परिवर्तित करके उसको क्या कर लिया? नागदा कर लिया। यहाँ तक क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है ना? प्रत्येक बात आप नोट डाउन जरूर करते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अम्बा प्रसाद की। अम्बा प्रसाद, देखो अम्बा प्रसाद की बात करें तो अम्बा प्रसाद के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट है। इनके शासनकाल में एक कवि थे हमारे जयानक साहब। ठीक है, जयानक साहब ने एक साहित्यिक ग्रंथ की रचना की। क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता आज आए कभी कभार की, पृथ्वीराज जो विजय है इसके रचयिता कौन थे? तो जयानक साहब थे। ठीक है, अब पृथ्वीराज विजय में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है कि बागपति राज ने अम्बा प्रसाद को हराया। अब बागपति राज कौन है? बागपति राज चौहान वंश के थे। बागपति राज कौन से थे? चौहान वंश के थे साहब। बागपति राज चौहान वंश के थे। चौहान वंश ने अम्बा प्रसाद को हराया। तो अम्बा प्रसाद जो हैं वो कौन बन गए? चौहानों से हारने वाले प्रथम मेवाड़ के शासक। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय में बागपति राज ने इनको हराया था, ये बात वहाँ पर लिखी हुई है, और इसलिए ये चौहानों से हारने वाले प्रथम शासक बने, या प्रथम मेवाड़ के जो शासक हैं वो बने। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह, देखो कर्ण सिंह के पुत्र थे दो। कर्ण सिंह के पुत्र थे दो। कौन सा था? एक थे हमारे रण सिंह साहब, एक से क्षेमकर्ण। रण सिंह और क्षेमकर्ण ये थे उनके दो पुत्र कर्ण सिंह के। ठीक है, अब रण सिंह ने तो कौन से वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की। ठीक, और क्षेमकर्ण ने कहाँ की? रावल की। क्षेमकर्ण ने कहाँ की? रावल की। ठीक है, अब देखो, अब जो यहाँ से शाखा परिवर्तित हो जाती है, मतलब मैं कहूँ कि जो शाखा का जो विभाजित है, जो शाखा का जो विभाजन है, जो गोहिल वंश चलता आ रहा था, वो कर्ण सिंह पर के जाकर के परिवर्तित हो जाता है। दो शाखाएं बट जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिसोदिया वंश, और सिसोदिया या फिर राणा बोल दो, और दूसरा रावल वंश। दो वंश कहाँ से परिवर्तित हुए? कर्ण सिंह के शासनकाल से। कर्ण सिंह शासनकाल से। एक रण सिंह, एक क्षेमकर्ण। रण सिंह ने कौन सी वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश। क्षेमकर्ण ने रावल। ठीक है, अब जो आगे चलेगा, ये रण सिंह चले गए सब बाहर। रण सिंह साहब चले गए बाहर। इन्होंने गोहिल वंश को त्याग दिया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें, आगे बढ़ता है क्षेमकर्ण। क्षेमकर्ण ने इस वंश को प्रारंभ किया। किस वंश को? रावल को।
क्षेमकरण ने रावल वंश को प्रारंभ किया। अगर बात आ जाए कि जो रावल शाखा है वो उसको रावल शाखा है उसके संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहोगे? रावल शाखा के संस्थापक कौन थे? क्षेमकरण थे। रावल शाखा के संस्थापक कौन थे? क्षेमकरण से, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक। रावल शाखा के संस्थापक क्षेमकरण थे। ठीक है, इसके बाद में देखो क्षेमकरण के 2 पुत्र थे, एक तो सावंत सिंह और एक कुमार सिंह। एक सावंत सिंह, एक कुमार सिंह। सावंत साहब बड़े थे और कुमार सिंह छोटे। ठीक है, जब सावंत सिंह बड़े हैं तो सीधी सी बात है जो शासक बनेंगे वो सावंत सिंह बनेंगे। ठीक है, तो सावंत सिंह शासक बने, सावंत सिंह शासक बने। ठीक है, अब इनके टाइम पे क्या हुआ, जो कीर्तिपाल और जो चालुक्य, कीर्तिपाल ने और चालुक्य, मतलब ये कि कीर्तिपाल ने चालुक्य का सहयोग लेकर सामंत सिंह को हरा दिया। अच्छा, कीर्तिपाल कहाँ के थे? ये जालौर के थे। कहाँ के थे साहब? ये जालौर के थे। कीर्तिपाल कहाँ के थे? जालौर के थे। और इन्होंने क्या किया, चालुक्यों के साथ मिलकर सामंत सिंह को हरा दिया। हार गए सामंत सिंह। ठीक है साहब, जब पता चली उसके छोटे भाई को, कुमार सिंह को, तो कुमार सिंह ने क्या किया, फिर से चालुक्यों का साथ लेकर, किन का साथ लेकर? चालुक्यों की मदद से, चालुक्यों की मदद से इसने दोबारा से अपना जो शासन था वो दोबारा अपने हाथ कर लिया। मतलब कुमार सिंह ने दोबारा से कीर्तिपाल को हरा दिया और अपना शासन अपने हाथ कर लिया, मतलब जीत गया अपना शासन। ठीक है, तो अब बात कुमार सिंह का हो गया। कुमार सिंह से आगे चलते हैं, जयद्रथ सिंह की बात करते हैं। जयद्रथ सिंह ने क्या किया कि अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी राजधानी कौन सी कर ली? चित्तौड़ कर ली। ठीक है, अगर बात आ जाए कि मतलब चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो क्या कहोगे आप? जयद्रथ सिंह थे। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक कौन थे? क्या कहोगे आप? जयद्रथ सिंह थे। ठीक है, जयद्रथ सिंह के समय भूतला का युद्ध हुआ, भूतला का युद्ध, और भूतला के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश को हराया। किसको हराया? इल्तुतमिश को हराया, इल्तुतमिश को हराया। और इन्होंने जो जालौर के थे उदय सिंह, इनको भी पराजित किया। जयद्रथ सिंह ने भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया और जालौर के उदय सिंह को पराजित किया। ठीक, और इन्होंने उदय सिंह की जो पौत्री है ना, उदय सिंह की पौत्री से अपने पुत्र तेज सिंह का विवाह कर दिया। बात समझ में आई? जयद्रथ सिंह का पुत्र तेज सिंह, जय सिंह का पुत्र तेज सिंह और उदय सिंह की पौत्री का विवाह हो गया साहब। विवाह हो गया, दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, अब बात आती है तेज सिंह, जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह की बात करती है। तेज सिंह के समय में एक चित्रित ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ, या फिर इन्होंने उत्कीर्ण करवाया। प्रथम चित्रित ग्रंथ, क्या नाम था उसका? उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका आप याद रखना, अगर आपसे पूछे ग्रंथ का नाम लिख करके ये जो ग्रंथ है ये किसके शासनकाल में उत्कीर्ण हुआ, तो क्या कहोगे? तेज सिंह शासनकाल में। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें ये वाली। ठीक, अब बात करते हैं समर सिंह की। तो समर सिंह के 2 पुत्र हुए। समर सिंह के 2 पुत्र होते, एक तो थे कुंभकर्ण साहब, एक थे रतन सिंह। कुंभकर्ण और रतन सिंह। ठीक है साहब, कुंभकर्ण ने क्या किया? नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पर? नेपाल में। कुंभकर्ण ने क्या किया? कुंभकर्ण साहब ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। हाँ जी, तो देखो क्या हुआ, समर सिंह के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक था रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह, मैंने बताया आपको, कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। ठीक साहब, और रतन सिंह ने गोहिल वंश संभाला। कहाँ का? मेवाड़ का। ठीक है, ठीक। अब देखो पद्मिनी रानी इनकी पत्नी थी। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, काफ़ी खूबसूरत थी, सबने सुनी है, काफ़ी खूबसूरत थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब पानी पीती थी ये तो ये गले में से भी पानी दिखता था जाता हुआ। ठीक है, लेकिन पता नहीं, लग नहीं रहा ये बात सच है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो मान लेते हैं होंगी इतनी खूबसूरत। ठीक है, ठीक है। अब इनके साथ में जो इनकी रक्षा करने के लिए आए थे वो आए थे गोरा और बादल। गोरा इनके चाचा थे और बादल इनके भाई, इनके साथ आए। ठीक। अब जो
रावल रतन सिंह है, इनके शासन, इनकी जो शासन है ना उसके दौर, उसमें एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक था जिसकी नज़र कहाँ पे थी? पद्मिनी पे थी, पद्मिनी में थी। लेकिन जब ये बात रतन सिंह को पता चलती है, तो रतन सिंह राघव चेतन को देश निकाला दे देता है, मतलब मेवाड़ छोड़कर जाने के लिए कह देता है। अब बताओ, राघव जब चेतन जब अपने साम्राज्य से निकल गया तो कहाँ जाएगा? कोई इनके विपक्षी के पास ही जाएगा, ठीक है। तो राघव चेतन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी के बारे में बताता है कि वो तो तुम्हारे लायक ही है, ठीक। तो जब ये यहाँ पे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की विशेषताएं बता देता है, उनकी खूबसूरती के बारे में बताता है, तो एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, निकल जाता है। कितने तारीख को? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ये दिल्ली से चलता है, और 26 अगस्त को ये अधिकार कर लेता है कहाँ पर? रावल रतन सिंह के साम्राज्य पर, मतलब गोहिल वंश पर, मेवाड़ पर। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार किस तारीख को हुआ या कब हुआ, तो आप क्या कहोगे? वो हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, ठीक है। इस दौरान एक साका हुआ जो कि हमारा या फिर मेवाड़ का प्रथम साका कहलाया। कब हुआ? 1303 में। अगर आपसे पूछे कि जो मेवाड़ है उसका प्रथम साका कब हुआ, तो आप क्या कहोगे? 1303 ईस्वी को, ठीक है। अब जो साका होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो जौहर, एक केसरिया। जौहर और केसरिया दोनों से मिलकर क्या होता है? शाखा होता है। लेकिन जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ घटित होती है, तो उसको बोलते हैं अर्धशाखा। या तो केसरिया हो या फिर जौहर हो, अगर एक चीज़ घटित होती है तो उसको बोलते हैं अर्धशाखा, और दोनों चीज़ घटित होती हैं तो उसको बोलते हैं शाखा। तो मेवाड़ वंश का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी को हुआ। किसने किया? देखो, जो केसरिया किया था ये किसने किया? रावल रतन सिंह ने। और जो जौहर किया वो किसने किया? पद्मिनी ने। अपने आप को कई औरतों के साथ में अग्नि को समर्पित कर देना, ठीक। रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मिनी साहब ने जौहर किया। जो मेवाड़ था उसका जो प्रथम जो शाखा है वो कब हुआ? 1303 ईस्वी को हुआ। किसने किया? सारा कुछ बता दिया, ठीक है, ठीक। अब जब एक का अधिकार हो गया, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, ठीक है। अब ये दिल्ली का शासक, तो दिल्ली के सामने तो मेवाड़ छोटा सा ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये अधिकार करके रुकेगा, नहीं रुकने वाला, ठीक है, नहीं रुकेगा साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक सौंप देता है, ठीक है। कह देता है कि इसको तुम संभालो। तो यहाँ का जो शासक है वो अब कौन बन गया? वो बन गया खिज्र खां। कौन बन गया? शाखा, अपना मतलब शासक बन गया कहाँ का? मेवाड़ का। और जो चित्तौड़गढ़ का नाम है वो परिवर्तित करके क्या कर दिया उन्होंने? खिजराबाद कर दिया। किसका परिवर्तित नाम है ये? चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखो, किसी कारणवश अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को बुला लिया, ठीक है, मतलब खिज्र खां को अपने पास बुलाया। और खिज्र खां को जब खिज्र खां यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ का शासक तो खाली रहेगा भाई, यहाँ का जो शासन है वो खाली रहेगा, ठीक है। तो खाली रहेगा तो खिज्र खां ने क्या किया? जो चित्तौड़गढ़ का जो शासन है वो किसको नियुक्त कर गया? वो मालदेव सोनगरा को नियुक्त कर गया। किसको कर गया? मालदेव सोनगरा को नियुक्त कर गया, ठीक है साहब, यहाँ तक ठीक। अब देखो, अब एक ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है, ध्यान दें आप। तो जब मालदेव सोनगरा को ये अपना शासन यहाँ का शासन नियुक्त कर गया, तो जो राणा हम्मीर थे वो मालदेव सोनगरा के पास में क्या करते थे? नौकरी किया करते थे, साधारण सी नौकरी किया करते थे। जो भी होंगे, जिस पद पर भी होंगे, कोई डिफाइन नहीं है इस चीज़ का, नौकरी करते थे यहाँ पर ये, ठीक है। तो मालदेव सोनगरा इनकी जो बहादुरता या ईमानदारी, इससे प्रभावित थे, पहले से काफ़ी प्रभावित थे। तो मालदेव सोनगरा ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? हम्मीर साहब से कर दिया,
अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? राणा हम्मीर से कर दिया। ठीक, तो देखो वैसे यहाँ पर रावल शाखा समाप्त हो गई। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछे कि जो रावल शाखा है उसके अंतिम शासक कौन थे, तो क्या कहोगे? रावल रतन सिंह थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो राणा शाखा है या सिसोदिया शाखा है, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा, बात देखिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक कौन थे, तो क्या कहोगे? राणा हम्मीर थे, राणा हम्मीर। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना भी चाहिए। ठीक है, राणा हम्मीर, ये कौन? ये प्रथम राणा शासक। ठीक है ना? प्रथम राणा शासक कह लो या प्रथम सिसोदिया वंश के संस्थापक कह लो, क्या कहेंगे? राणा हम्मीर थे। ठीक है, बात राणा हम्मीर करते हैं तो राणा हम्मीर ने सिंगोली का युद्ध किया। सिंगोली का युद्ध, तो सिंगोली कहाँ पड़ता है? ये उज्जैन में पड़ता है साहब, उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में, एमपी में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लेना ये। सिंगोली के युद्ध में इन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया। बहुत बड़ी बात है साहब, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया। अब आगे बात करते हैं महाराणा लाखा की। महाराणा लाखा, देखो महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान ही उदयपुर में जस्ते और चांदी की खानों का प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछे कि उदयपुर में जस्ते और चांदी की खानों का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो क्या कहोगे? राणा लाखा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। राणा लाखा के समय देखो क्या होता है कि जो मारवाड़ है, मारवाड़ से विवाह का संदेश आता है। मारवाड़ से विवाह का संदेश आता तो इनके पुत्र के लिए है, पुत्र के लिए है, लेकिन गलती से ये समझते हमारे लिए है। ठीक, तो ये जब इन्हें पता, जब इन्हें लगता है कि जब अब देखो आया पुत्र के लिए था, लेकिन इन्होंने समझा अपने लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री, अब जब उस टाइम पे देखो मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ के शासक कौन थे? रावचूड़ा थे। अब रावचूड़ा की पुत्री जिसका मतलब विवाह के लिए पैगाम आया था, वो उसका नाम क्या है? हंसाबाई है। हंसाबाई है, तो हंसाबाई का विवाह अब किसके लिए होना है? लाखा के लिए होना है, तय हो गया। ठीक, अब किस शर्त पर तय हुआ? तो रावचूड़ा ने एक शर्त रखी कि हम महाराणा लाखा से विवाह तो हंसाबाई का कर देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, वही शासन चलाएगा आगे चल के। ठीक, अब देखो वैसे तो लाखा के दो पुत्र थे, पहले से ही पुत्र थे। इसका बड़े पुत्र का नाम कौन है? कुंवर चूड़ा। महाराणा लाखा के बड़े पुत्र का नाम कुंवर चूड़ा था, लेकिन कुंवर चूड़ा अपने पिता की खुशी के लिए क्या करता है? प्रतिज्ञा कर लेता है। ठीक है, प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, और जो शासक बनेगा वो हंसाबाई का पुत्र बनेगा। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किस लिए कहा जाता है? समझ में आ गई ना स्टोरी? ठीक है, अगर और आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? कुंवर चूड़ा। देखो ये रावचूड़ा, ये कुंवर चूड़ा। ये रावचूड़ा कहाँ का है? ये मारवाड़ का है। मारवाड़ का है रावचूड़ा, मारवाड़ का रावचूड़ा। अब देखो रावचूड़ा के क्या है? रावचूड़ा के देखो 3 पुत्र थे, 2 पुत्र प्लस 1 पुत्री। कौन कौन थी? देखो एक तो रड़मल, एक कान्हा, और एक पुत्री थी कौन सी? हंसाबाई। एक हंसाबाई। ठीक है, ये 3 थी, रड़मल, कान्हा और हंसाबाई। रड़मल, कान्हा और हंसाबाई। रावचूड़ा अलग है और कुंवर चूड़ा अलग है। रावचूड़ा मारवाड़ से संबंधित है और जो कुंवर चूड़ा है वो मेवाड़ से संबंधित है। भीष्म पितामह किसे कहेंगे? मेवाड़ का कुंवर चूड़ा को, ना कि रावचूड़ा को। इस बात का ध्यान रखें, गलती ना करें। ठीक। अब महाराणा लाखा की एक प्रतिज्ञा थी कि वो तारागढ़ किला किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं, बूंदी में स्थित है मतलब। ठीक, इनकी प्रतिज्ञा थी कि ये तारागढ़ किले को जीतना। इनकी क्या प्रतिज्ञा थी? तारागढ़ किले को जीतना। ठीक, लेकिन इन्होंने कोशिश की, लेकिन किले को नहीं जीत पाए। जब किले को नहीं जीत पाए तो सारा जो प्रजा थी वो काफ़ी परेशान हो गई। ठीक है, तो इन्होंने एक मिट्टी का तारागढ़ बनाकर, किसका? मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर उसको जीता और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। एक फैक्ट ये भी है इसमें। ठीक है,
महाराणा लाखा समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं मोकल की। मोकल किसका पुत्र था? हंसाबाई का था, हंसाबाई का पुत्र था, हंसाबाई का पुत्र था। इसी के लिए तो रावचूड़ा जो हमारे कुंवर चूड़ा है उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ठीक है हाँ जो भी है जो पुत्र होगा वही शासक बनेगा। तो यही मोकल था, यही मोकल था। तो देखो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है, ये छोटे से ही शासक बन गए मोगल साहब, छोटे से शासक बन गए, ठीक है। तो प्रारंभ में इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे? कुंवर चूड़ा थे। प्रारंभ में जो शासक थे वो कुंवर चूड़ा थे, ठीक है। लेकिन हंसाबाई को डाउट था कहीं ना कहीं कि क्या पता ये अपने खुद के स्वाभिमान के लिए क्या पता ये हमारे पुत्र की मतलब हत्या ही कर दे, साम्राज्य पर, अपने राज्य पर बैठने के लिए क्या पता मुगल की हत्या कर दे। तो डाउट था, पूरा शक था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संरक्षक बदल के अपने भाई को कर दिया रणबल को। रणबल अब कौन लगा मुगल का? मामा लगा, ठीक है। तो जो संरक्षक हो गया वो कौन हो गया इसका? रणबल साहब हो गए, ठीक है। अब मुगल का पुत्र हुआ महाराणा कुंभा। देखो कुंभा बस वैसे अगर क्लास हो, फुल डिटेल वाली क्लास हो या ढंग से बताएं तो महाराणा कुंभा के ऊपर ही 1-2 लेक्चर आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने ये क्लास आपके लिए अलग से तैयार की है ताकि आपका सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो सके, ठीक है। महाराणा कुंभा की बात करते हैं। महाराणा कुंभा को सबसे पहले तो इनको पता है इन्होंने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। सर्वाधिक कैसे? देखो जो मेवाड़ में दुर्ग, टोटल दुर्ग बताए जाते हैं मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ में टोटल दुर्ग बताए जाते हैं वो कितने? 84 दुर्ग हैं। 84 में से जो 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो अकेले कुंभा साहब हैं। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा साहब, ठीक। कुंभा साहब ने सारंगपुर का युद्ध जीता 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध, और इन्होंने किसको हराया? महमूद खिलजी प्रथम को हराया। इनके शासनकाल में चंपानेर की संधि हुई। किसके इनके बीच हुई? एक तो कुतुबुद्दीन कहाँ के थे? गुजरात के थे। और एक हारे हुए कौन? महमूद खिलजी। दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई। संधि क्या थी? संधि इन्होंने ये थी कि हम दोनों मिलकर के महाराणा कुंभा पर अटैक करते हैं, यही संधि थी। लेकिन सूझबूझ से महाराणा कुंभा फिर जाके भी विजयी रहे, ठीक। अब देखो अब धीरे धीरे जो रणबल का जो हस्तक्षेप है ना, रणबल का जो हस्तक्षेप कहीं ना कहीं मेवाड़ शासन में अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे ना सब लोग परेशान हो गए थे। उनके हस्तक्षेप से सब लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। तो देखो अब कहीं ना कहीं कुंभा ने मारने की सोची, तो डायरेक्ट तो नहीं मार सकते। तो इन्होंने क्या किया, रणबल की एक प्रेमिका थी भारमली, एक दासी थी भारमली दासी, ठीक है, जो कि उनकी प्रेमिका थी, विलंबा थी। तो उनसे मिलकर के इन्होंने रणबल की हत्या करवा दी। उस टाइम पे रणबल का जो पुत्र है ना जोधा, वो भी साथ में था इसके। रणबल का पुत्र जोधा क्या था? रणबल के साथ ही था, जो कि ये घटना देख करके मेवाड़ से भाग आया। कहाँ पर? मारवाड़। देखो स्टोरी है, स्टोरी की तरह आप याद रखोगे ना तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये, ठीक है ना, याद भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जो भी लिख रही हैं वही चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, मैं एक्स्ट्रा कहानी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री एक कहानी है, ठीक है। अगर आप रफ पेन लेकर के बैठोगे तो समझ में भी आएगी। और जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना उसको आप जल्दी लिखो, शॉर्ट लिख लो, उसके बाद में आप समझ लेना जैसा आप समझ पाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक लाइन नोट करो, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना समझ पाओ, जैसा समझ पाओ उसी के हिसाब से लिखो आप अपना, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन रफ पेन लेके ज़रूर लिखें ये वाली, ठीक है, ताकि आप आपके जो चीज़ें आपको याद रह सकें, ठीक। आगे बढ़ें तो रणबल का हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए भारमली से इन्होंने मिलकर के रणबल की हत्या करवा दी। और ये हत्या जब हुई तब इनके साथ में इनका पुत्र जोधा था, जो कि भागकर कहाँ चला गया? अपने मारवाड़ चला गया, ठीक है, चला गया, ठीक। अब देखो जब इनके बीच में एक अवल बाबल की संधि हुई। कब हुई अवल बाबल संधि? 1453। देखो मैंने यहाँ पर किसी भी जो राजा है ना उनकी देखो डेट नहीं लिखी है, क्योंकि आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं यहाँ पर डेट लिखता और फिर मैंने महत्वपूर्ण शासक ही कराएं आपके लिए। इतनी कम भी नहीं है कि आप कहीं कुछ भी नहीं है, काफ़ी है, ये काफ़ी है। अच्छा खासा एग्जाम इससे क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो देखो अवल बाबल की संधि कब हुई? 1453 में हुई, ठीक है। किसके समक्ष हुई? हंसाबाई के समक्ष हुई। किसके समक्ष हुई? ये हंसाबाई के समक्ष। हंसाबाई के समक्ष हुई, ठीक है, ठीक। अब देखो
अब जो हंसाबाई थी वो जोधा की कौन थी? बुआ। भाई बुआ तो लगी। जोधा किसका पुत्र था? रणमल का। रणमल इसकी बहन थी, तो ये तो इसकी बुआ हो गई, ये तो बुआ हो गई। और कुंभा, कुंभा की दादी हो गई, कुंभा की दादी हो गई। दादी कैसे? कुंभा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, तो दादी हो गई। ठीक है, ठीक। इन दोनों के बीच में संधि हुई। संधि के जब संधि हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। ठीक है, तो संधि में क्या तय किया गया? जोधा की पुत्री और जोधा के पुत्र, जोधा की पुत्री और जोधा के पुत्र के दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ, विवाह हो गया। ठीक है, अब जो महाराणा जो कुंभा है ना, इनके दो पुत्र थे, एक तो उदा, एक रायमल। दो पुत्र थे, उदा और रायमल। ठीक है, तो उदा ने क्या किया? उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी। उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, देखो ये एक उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे। हुआ ये था कि ये एक उन्माद रोग था, उससे ग्रसित हो गए थे। उसमें क्या होता है कि देखो जैसे कुछ भी नहीं, चाहे कोई युद्ध की सूचना हो या ना हो, फिर भी अचानक से कह देना कि ठीक है चलो युद्ध की तैयारी करो, कुछ नहीं हो रहा, अचानक बैठे बैठे कह दें चलो युद्ध की तैयारी करो, चलो मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो सब लोग परेशान हो गए थे इनसे। ठीक है ना, इसीलिए देखो उदा ने क्या किया? इनकी हत्या कर दी। और हत्या करके ये क्या कहलाए? पितृहंता कहलाए, पितृहंता कहलाए। तो मेवाड़ के जो प्रथम पितृहंता हैं वो कौन बन गए? उदा साहब बन गए, उदा बन गए, प्रथम पितृहंता उदा बन गए। ठीक है, और जो आगे शासन किया वो किसने किया? रायमल ने किया। किन्होंने किया? रायमल ने किया। ठीक है, ठीक। हाँ जी, देखो तो आपकी महाराणा कुंभा तक बात हो गई थी। महाराणा कुंभा की इन्हीं के पुत्र ने हत्या कर दी। पुत्र का नाम क्या था? उदा था। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे, एक तो उदा और एक रायमल। उदा और रायमल, उदा ने तो साहब हत्या कर दी, हत्या कर दी तो भाई कौन बनाए उसको राजा? ठीक है, तो जो राजा बना वो कौन बने? वो बने हमारे रायमल साहब, रायमल बने हमारे राजा, राजा बने। ठीक है, अब रायमल जब राजा बन गए तो रायमल के इन्होंने ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, लेकिन इनके तीन पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक पृथ्वीराज, एक जयमल और एक शांगा, एक सांगा। ठीक है, सांगा। ठीक, अब देखो तीनों में ही काफ़ी विवाद रहा राजा बनने को लेकर। तीनों में ही राजा बनने को लेकर काफ़ी विवाद रहा। तो ये तीनों कहाँ गए? एक भीमल गांव पड़ता है, भीमल गांव में एक चारणी है जो कि पुजारिन थी, उसके पास गए, उसके पास गए। कहा जाता था कि ये जो भीमल देवी, भीमल गांव की जो ये जो चारणी थी, ये क्या है? भविष्यवाणी करने में माहिर थी, मतलब इसने भविष्यवाणी कर दी, वो मतलब हो जाता था काम। ठीक है, तो इसलिए तीनों गए, तीनों ने पूछा कि हम में से जो राजा है वो कौन बनने वाला है, क्योंकि तीनों ही आपस में शक्तिशाली थे। ये तीनों ही शक्तिशाली थे, तीनों शक्तिशाली थे। ठीक है, अब तीनों में होड़ थी कि कौन राजा बने। तो भीमल देवी ने किसका नाम दिया? साधु का नाम दिया, सॉरी सांगा का नाम लिया, शांगा का नाम लिया, शांगा का नाम लिया। ठीक है, तो सांगा का जब पता चला इन्हें कि सांगा बनने वाला, तो पृथ्वीराज ने और जयमल ने इसको मारने की कोशिश की। ये जान बचा के वहाँ से भाग गया। ठीक है, फिर एक बार और ये किसी साधु के पास गए, साधु के पास पहुँचे, साधु की कुटिया में गए तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तीनों जने खड़े रहे। ठीक है, तो सांगा को क्या है? सांगा को वहाँ पर शेर की खाल दिख जाती है, तो सांगा क्या करता है? शेर की खाल को उठाता है, बिछाता है और उस पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये बात जब साधु देखते हैं, कोई साधु जब ये बात देखते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये बात देखते हैं ना, तो ये सब देखने के बाद में वो भी इनसे यही कहते हैं कि तुम तीनों में जो राजा बनने का गुण रखता है वो है सांगा। ठीक है, सांगा। तो यहाँ से भी सांगा इनसे बचते भगे यहाँ से। ठीक है, और जो लास्ट में जो राजा बने वो कौन बने साहब? सांगा बने, सांगा बन गए। ठीक है, अब सांगा थे प्रतापी शासक थे। इनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। ये सैनिकों को उत्साहित करते रखते थे, सैनिकों को मोटिवेट करते रहते हमेशा, इसलिए इसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता था। इनको जो जानने का कारण था ना, वो इनके युद्ध थे। इन्होंने बहुत मात्रा में युद्ध लड़े। एक युद्ध में तो इनके 80 घाव तक हो गए थे,
80 का कौन सा युद्ध था? वो युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में इनके 80 घाव हो गए थे। ठीक, कहा जाता है ये काफ़ी बड़े थे, इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी थी। कहा जाता है कि इनकी जो सेवा है ना, उनकी सेवा में हमेशा 7 राजा 9 राव और 104 सामंत हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहते थे। सोचो कितनी महान हस्ती रही होगी। इनके समय इन्होंने, इनके जो महत्वपूर्ण युद्ध थे वो थे, देखो खातौली का युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध। तो खातौली के युद्ध में इन्होंने, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया खातौली के युद्ध में। कब हुआ? 1517 में हुआ। इसके बाद बांडी, बांडी कहाँ पड़ता है? धौलपुर पड़ता है, धौलपुर पड़ता है। बांडी का युद्ध भी 1518 में हुआ। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी ने एक मियाँ खां के नाम से एक आदमी को अपनी सेना देकर भेजा, किसको पराजित करने के लिए? सांगा को पराजित करने के लिए। ठीक है, मियाँ माखन। लेकिन वो भी पराजित हो गए वापस। इसके भी बांडी के युद्ध के विजेता कौन थे? सांगा थे। इसके बाद में बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? देखो बयाना का युद्ध लड़ा 15 फरवरी 1927 को। जो बयाना का युद्ध है वो कब लड़ा? फरवरी 1927 को। इसमें क्या है? इसमें सांगा साहब विजयी हुए, इसमें सांगा विजयी हुए। लेकिन इनकी एक गलती हो गई। इन्होंने क्या है? इन्होंने बाबर को जाने दिया। तो ये जो ये बयाना का और ये जो युद्ध है ना, दोनों युद्ध हैं, ये बाबर और सांगा के मध्य लड़े गए। बयाना के युद्ध में सांगा साहब विजयी हुए, लेकिन बाबर को इन्होंने जाने दिया। बाबर पूरी तरह से पराजित हो गए, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया कि जाओ। फिर 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद दोबारा से बाबर लौटते हैं खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में ये बाबर विजयी हो जाता है, सांगा पराजित हो जाते हैं, अब जो बाबर की जो विजय थी, बाबर की विजय के जो कारण हैं वो जो माने जाते हैं 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो तुलगुना पद्धति है और दूसरी है इनके तोपखाने। अच्छा, ये पद्धति क्या है? ये पद्धति है यहाँ से कोई सैनिक, यहाँ से कोई सेना आ रही है, यहाँ जाकर जब ये युद्ध कर रहे होते हैं तो इनकी एक सेना होती है, वो पीछे से आकर आक्रमण कर देती है। वो पद्धति कौन सी कहलाती है? वो पद्धति कहलाती है हमारी तुलुगमा पद्धति। समझ में आ गया तुलुगमा पद्धति का है? अगर आपसे कोई पूछे कि बाबर की जो विजय है उसके कारण क्या थे, तो बता दोगे आप क्या थे? ठीक है। इनके बाद बात करें तो किसकी बात करते हैं? विक्रमादित्य की बात करते हैं। विक्रमादित्य के जो संरक्षिका है वो थी कर्णावती, इनकी माँ। इनकी जो संरक्षिका थी कर्णावती माँ थी। ठीक है ना, ये इनकी माँ है कर्णावती, जो है कर्णावती माँ। काफ़ी छोटी उम्र में इनको राज्यभार संभालना पड़ा। इनके शासनकाल में, जब ये छोटे ही थे, तो देखो जब छोटे थे ना, तो सीधी सी बात है आक्रमणकारी ज़्यादा आएंगे। तो मालवा के जो शासक थे ना, मालवा प्लस गुजरात, दोनों के जो शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह ने 2 बार यहाँ पर आक्रमण किया। जब पहली बार आक्रमण किया तब तो कर्णावती ने उनको कुछ धन दे करके वापस कर दिया। लेकिन देखो नीयत अगर ख़राब हो जाती है इंसान की तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो वो दोबारा से लौटा और दोबारा भी कहाँ पे? दोबारा लौटने पर उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। तो उस टाइम पे कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी। क्या भेजकर? राखी भेजकर कर्णावती से मदद मांगी। कहते हैं कि बहादुर शाह ने पत्र लिखकर हुमायूं को मना कर दिया था। कहीं पे कहा जाता है कि बहादुर शाह ने पत्र लिखा और हुमायूं से मना कर दिया कि आप इनकी रक्षा करने मत आओ। ठीक, लेकिन जब हुमायूं को राखी मिली तो ये क्या है कि आने में लेट हो गए थे, सही टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो उसमें उससे पहले ही शाका हो चुका था। शासा किस किस के बीच में होता? एक तो रावत बाग सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया, और कर्णावती ने जौहर। ये क्या है? ये गोहिल वंश का, या फिर मैं बात करूं मेवाड़ का दूसरा शाखा है। अगर याद हो तो पहला शाखा मैंने कब बताया था आपको? रतन सिंह के समय। रतन सिंह के समय में पहला शाखा हुआ था 1303 को। ये दूसरा शाखा है, ये कब हुआ था? 1535 को। 1303-1535 में दूसरा शाखा,
किस किस के बीच में हुआ था? रावत बाघ सिंह और कर्णावती दोनों ने किया। ठीक है, अब देखो जब युद्ध के टाइम पे इन्होंने शाखा कर लिया तो विक्रमादित्य तब चले गए थे बूंदी। भाई जाने का खतरा था तो विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया गया कि तुम बूंदी जाओ, हम यहाँ पर संभालते हैं। बूंदी चले गए, लेकिन जब हुमायूं को आने में लेट हो गया, जब हुमायूं आ रहे थे तो जो बहादुर शाह है वो युद्ध ख़त्म करके वापस अपने देश की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में इसकी जो भिड़ंत होती है वो होती है किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, और हुमायूं बहादुर शाह प्रथम को वहीं पर पराजित कर देता है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये याद रखें कि जो विक्रमादित्य की जो हत्या करने वाले थे वो कौन है? वो हैं बनवीर। अच्छा, ये बनवीर है कौन? बनवीर ये जो है ना पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज है ना, इनकी दासी पुत्र था, पृथ्वीराज की दासी पुत्र था। कौन? बनवीर जो था। तो देख लो यहाँ कहाँ से कहाँ बनवीर ने इनकी हत्या कर दी। अब देखो विक्रमादित्य के भाई थे उदय सिंह। विक्रमादित्य के भाई से कौन? उदय सिंह थे। ठीक है, देखो सांगा की 2 पत्नियां थी भाई, एक तो धनवाई, डिटेल ही देख लो थोड़ा सा। धनवाई, एक थी कर्णावती से 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? विक्रमादित्य और उदय सिंह और एक विक्रमादित्य। और धनवाई से पुत्र कौन था? राजा भोज। याद रहेगा ना? ठीक है, देखो जो चीज़ें मैं बताऊं एक्स्ट्रा जहाँ पर लिख रही हैं वो तो अलग है, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना तो इसलिए मैं कहता हूँ आप नोट कर लें। ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, रफ कॉपी लेकर बैठे, अच्छी तरीक़ा से नोट करें। ठीक है, जहाँ मैं आपसे बोलता हूँ कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, तो वो याद रखना है। और जहाँ मैंने ये सन लिखा हुआ है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो मैं सन चाहता तो मैं प्रत्येक सन लिख सकता था, यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि देखो सन से क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमको सन याद करनी पड़ती है। जब सन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद एग्जाम में क्या पता सन आए, सन को याद करो, लेकिन नहीं, 1 या 2 सन आती हैं तो, लेकिन आपके लिए एग्जाम में एक भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण युद्ध होने वाले हैं, युद्धों को याद रखें, बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? बनवारी किसका पुत्र था? पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, लेकिन ये चाहता अब इसके अब कौन था? उदय सिंह। देखो राजा भोज की तो मृत्यु तभी हो गई थी शादी के, मीराबाई से शादी हुई और 5-6 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी तो मृत्यु हो गई वहीं पे। अब विक्रमादित्य इन्होंने मार ही दिया। बनवीर ने क्या किया? विक्रमादित्य मार दिया, बचे कौन? उदय सिंह बचे। अब क्या किया? उदय सिंह को भी इन्होंने मारना चाहा भाई, लेकिन आपने नाम सुना होगा पन्नादाय, माँ पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के किसकी रक्षा की? उदय सिंह की रक्षा की। लेकिन ये रक्षा काम नहीं आई। ये रक्षा जितना उदय सिंह के लिए संघर्ष किया गया, इनके लिए अपने पुत्र का भी बलिदान किया। ठीक है, तो इन्होंने इतने वीरता वाले काम किए नहीं। देखो आगे देखो होता क्या है, क्यों नहीं किए। तो बात करते हैं हम महाराणा उदय सिंह की। देखो उदय सिंह थोड़ा कमज़ोर शासक था। जब इन्हें पता चला कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर आ रहे हैं, तो पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनको घर बैठे ही अपने जो महल थे, अपने जो शासक था, उनकी चाबियां उनके समर्पित कर दी कि ये लो ले जाओ। सोचो कायरता वाली बात। ठीक है, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और चाबियां भेंट कर दी शेरशाह सूरी के लिए, चाबी भेंट करवा दी शेरशाह सूरी के लिए। इसके बाद एक अकबर का आक्रमण अभियान चढ़ा। अकबर का आक्रमण हुआ। अच्छा देखो एक स्टोरी है छोटी सी। क्या होता है कि दरबार लग रहा होता है उदय सिंह जी का, तो दरबार में क्या होता है कि एक तलवार बेचने वाला कोई आता है, तलवार बेचने वाला, तलवार की वहाँ पर चेक पैक वो करते हैं। ठीक है, तो एक इसके जो महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र थे वो 2 थे, एक तो था शक्ति सिंह, एक था महाराणा प्रताप। तो शक्ति सिंह क्या, जब तलवार देख रहे थे तो गलती से उनके हाथ से खून निकल आता है, जो कि कहते हैं कि अगर बीच सभा में अगर खून निकल आए तो वो अशोभनीय माना जाता है। तो देखो ये बात देखने के बाद में उदय सिंह ने शक्ति सिंह को निकाल दिया दरबार से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो ये कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, अकबर के पास जाएगा।
अकबर प्लान बना रहा था ऑलरेडी मेवाड़ पर क्या करने के लिए, राज्य करने के लिए या मेवाड़ को जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन शक्ति सिंह ने पहले ही सूचना दे दी किसको, उदय सिंह को। भाई पिता तो पिता ही होता है, ठीक है। तो शक्ति सिंह ने जब सूचना दे दी उदय सिंह को कि हाँ अकबर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, अकबर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उदय सिंह साहब जा भाग गए, उदय सिंह सुनकर ही भाग गए। तो लेकिन उदय सिंह के शासन में या उदय सिंह की जो सभा थी उसमें इसमें तीन महत्वपूर्ण थे। कौन थे? एक तो जयमल पत्ता, एक तो था जयमल, एक फत्ता, एक कल्लाजी राठौड़। जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़, इन तीनों को अपना राज्य समर्पित करके लौट गए, या फिर मैं कहूँ कि अपना राज्य छोड़कर भाग गए। दोनों भाग गए, ठीक है। ये भाग गए उदय सिंह, जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ को समर्पित करके, ठीक है। जब करके भाग गए तो इसके बाद में अकबर के पास में मौका था, ठीक है। कहते हैं कि अकबर की एक बंदूक थी संग्राम सिंह, ठीक है ना। अब उससे गोली जब इन्होंने उससे एक गोली चलाई और वो कहाँ पर लगी, जयमल के पैर पर जाके लगी, तो जयमल घायल हो गए। तो एक तीसरा साका यहाँ पर होता है, जयमल और इनकी पत्नी फूल कवर करती हैं, जयमल और फूल कवर करती हैं, ठीक है। और इनके दो पुत्र थे, ये बता ही दिया। अब जब आक्रमण हो रहा होता है ना, तो कल्लाजी राठौड़ और वीर फत्ता काफ़ी पराक्रम से युद्ध करते हैं, लेकिन देखो अकबर के सामने नहीं चलती, ठीक है। तो ये पराजित हो गए। तो ये आपको याद रखना है, एक तो साका याद रखना है, ठीक है। तो उदय सिंह के बाद में ये सारी यादें, शेर शाह की अधीनता स्वीकार की, अकबर का आक्रमण हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और स्टोरी है थोड़ी सी, ये भी याद रख लेना। देखो अकबर ने क्या किया, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाई। गजारूढ़ मूर्तियाँ का मतलब क्या है, हाथी पर बैठे हुए मूर्ति बनवा दी। अब गजारूढ़ मूर्ति बनवाने के बाद में उसने अपने जो आगरा का किला है उसके मुख्य द्वार पर लगवा दी। सोचो अच्छा काम है ये? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको नीचता दिखाने के लिए। अब देखो नीचता दिखाने के लिए उसने अपनी दोनों, जयमल और फत्ता दोनों की मूर्तियां कहाँ लगवा दी, अकबर अपने आगरा के किले पर, ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ चल रहे थे? हाँ, हम चल रहे थे जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई और अपने जो आगरा का जो किला है उसके द्वारपाल के रूप में रख दी, अपमानित करवाने के लिए, ठीक है। खत्म, उदय सिंह खत्म। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप। देखो शक्ति सिंह तो अकबर के पास चला गया था, ठीक है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। देखो महाराणा प्रताप के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, कीका, चेतक और राम प्रसाद। पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ। ये जो कीका नाम इनके बचपन का नाम है, चेतक इनके घोड़े का नाम है, और जो राम प्रसाद है इनके हाथी का नाम था, ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक है ना वो 2 बार हुआ, राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ, गोगुंदा में और कुंभलगढ़ में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में याद रखना कि अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए इनको समझाने के लिए कि अधीनता हमारी स्वीकार कर लो। 4 जने भेजे। कौन कौन? जलाल खां पहले नंबर पे। ये जो क्रम है ना, क्रम जलाल खां, दूसरा था मान सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा था टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। इसको याद करने के लिए आप क्या करो, JMBT, ये 4 वर्ड याद रख लो, याद हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से जलाल खां 1972 में आया और बचे कुचे जो तीनों थे वो 1973 में आए, ठीक है। सन मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है ना वो ये 2 हैं। जलाल खां, ये बात याद रखनी, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इनका क्रम याद रखना है, क्रम पूछ सकता है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक। अब इनके बीच, अब देखो इसके बाद महत्वपूर्ण है हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ?
18, देखो कुछ कुछ किताबों में 18 जून है या कुछ किताबों में 21 जून है, 18 जून या 21 जून 1576 को, 18 जून या 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इतना ठीक है। अब इसके बाद में देखो युद्ध का ब्यौरा आपको इतना नॉलेज नहीं, मतलब इतना डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखो, जब बीच युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तो जो राज चिन्ह जो धारण किया था वो झाला बीदा ने किया था। झाला बीदा ने इनको बीच युद्ध से बाहर निकाला और इनका इलाज किया, ठीक है। जब इलाज किया, ठीक है, तो जब इनको युद्ध स्थल से वापस ले जाए जा रहे थे इलाज करने के लिए, तो जो मुगल सैनिक थे ना, मुगल सैनिकों ने इनका पीछा किया। तो शक्ति सिंह जो कि अकबर के साथ थे और महाराणा प्रताप के भाई थे, लेकिन साथ किसके थे? अकबर के थे। जब उन्हें पता चला कि जो सैनिक हैं वो महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे हैं, तो उन सैनिकों को जो मारा था वो किसने? शक्ति सिंह ने मारा था। ये शक्ति सिंह की अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में एक कवि थे कन्हैयालाल सेठिया। इन्होंने इनका ये काव्य है पाथल पीथल इनका एक, ठीक है। अब इसमें पाथल किसको कहा गया? महाराणा प्रताप को, और पीथल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे? ये बीकानेर के हैं, ये बीकानेर के, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले शासक किसकी? अमर सिंह प्रथम की। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ कि मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हो गई। कब? 1615 को। संधि में कुछ शर्तें थी, जैसे कि एक तो हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, दूसरी ये कि नए जो दुर्ग हैं उनका निर्माण नहीं होगा, और जो पुराने दुर्ग हैं उनका जीर्णोद्धार भी नहीं कराया जाएगा। ये कुछ शर्तें थी, ठीक है। और देखो, लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब हम किसी की संधि मान लेते हैं तो क्या है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट देना होता था, एक तरफ समक्ष प्रस्तुत होना होता था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, ठीक है। अब देखो, जब ये वाली बात हो गई, जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, तो अमर सिंह राठौड़ को क्या है? बुरा लगा, आत्मग्लानि हुई, बुरा लगा। तो इन्होंने अपना जो राज्य है वो अपने पुत्र को समर्पित करके वहाँ से संन्यास ले लिया और चले गए, ठीक है। और अपना राज्य जो है अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया। करण सिंह के बाद में खास बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की। जगत सिंह प्रथम ने क्या किया? एक तो जगमंदिर का निर्माण करवाया, जगमंदिर उदयपुर में, जिसको सपनों का महल भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया। उसके बाद में इन्होंने जो अपने जीर्णोद्धार थे, अपने कुछ दुर्ग थे जो कि उनका जीर्णोद्धार करा दिया। अब जब जीर्णोद्धार करा दिया तो संधि के विरुद्ध हुआ ना, जीर्णोद्धार कराया, पुराने जो दुर्ग हैं जीर्णोद्धार कराया, और ये जब जीर्णोद्धार हुआ तो ये संधि के अधीन हुआ क्या? नहीं हुआ। संधि के खिलाफ बात की इन्होंने, संधि के खिलाफ। इसके बाद में इनके जो शासनकाल में उनके बीच में एक चितेरों की ओबरी, एक चित्रशाला का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं? चितेरों की ओबरी कहते हैं। ये क्या है? एक चित्रशाला है। इसको जब याद रखें कि किसके शासनकाल में ये चित्रशाला बनी, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं तस्वीर आरो कारखाना भी बोल सकते हैं, या चित्रशाला बोल सकते हैं, या फिर चितेरों की ओबरी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 नाम थे। इसके बाद में आगे बात करें तो हमारे शासन आते हैं महाराणा राज सिंह ने क्या किया? राजसमंद झील का निर्माण करवा दिया, ठीक है। अब इनका जो एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जो कि महाराणा राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, प्रेम करती थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब भी चाहता था कि वो चारुमती से विवाह करे। तो इसी दौरान इनके बीच में एक किशनगढ़ सैन्य अभियान हुआ। किशनगढ़ सैन्य अभियान किस के बीच में? औरंगजेब और राज सिंह के मध्य में क्या हुआ? किशनगढ़ सैन्य अभियान हुआ। अब किशनगढ़ सैन्य अभियान में राज सिंह और औरंगजेब के मध्य हुआ, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जयसिंह फर्स्ट की। जयसिंह फर्स्ट ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। तो जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। आगे बात करते हैं महाराणा अमर सिंह सेकंड की। महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में एक देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौता क्या हुआ? देखो, देवारी समझौते के अधीन इन्होंने क्या किया कि अपनी जो पुत्री है ना, अपनी पुत्री सूरज कंवर की शादी कहाँ कर दी? आमेर के सवाई जयसिंह के साथ में कर दी, और ये कहा कि जो भी पुत्र जन्मेगा वो
आपका कछवा वंश का शासक बनेगा। ठीक है, किन किन के बीच में हुई ये आप देख लेना, मेवाड़, आमेर और मारवाड़ के बीच में हुई। कौन सी संधि? देवहारी समझौता हुआ, याद रखना। अब अगर आपसे पूछे कि उस टाइम पे जो मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे, और आमेर के शासक कौन थे? वो कौन बोलोगे? सवाई जय सिंह थे। ठीक है, अब बात करते हैं जगत सिंह सेकंड की। जगत सिंह सेकंड ने क्या किया? जगन्निवास महल का निर्माण, बस यही बात याद है, यही बात याद रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं महाराणा भीम सिंह की। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्ण कुमारी। ठीक है, तो स्टोरी सुन लो। कृष्ण कुमारी जिनकी शादी कहाँ पर तय कर दी थी? मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में तय कर दी। मारवाड़ के शासक ही थे एक भीम सिंह, मारवाड़ के शासक ये थे एक भीम सिंह, जिसके साथ में कृष्ण कुमारी की शादी तय कर दी। लेकिन किसी कारणवश किसी युद्ध में जैसे भी ये भीम सिंह की क्या हो जाती है? मारवाड़ के जो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्या है? उनका छोटा भाई था मान सिंह। छोटा भाई कौन था? मान सिंह। मारवाड़ से कौन था? अब आ गया मान सिंह। ठीक है, एक कछवा वंश के थे जगत सिंह, जो कि चाहते थे कृष्ण कुमारी से शादी करना। कछवा वंश के जो जगत सिंह थे वो भी चाहते थे कि वो कृष्ण कुमारी से शादी करें। ठीक है, और जब मान सिंह जी ये बोलते हैं कि भाई शादी तो मारवाड़ में की है ना, आपने शादी मारवाड़ में की है, चाहे भले ही अगर मेरे भाई से की हुई तो क्या शादी तो मारवाड़ में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चाहते थे कि कृष्ण कुमारी की शादी मारवाड़ में हो, लेकिन जगत सिंह चाहते थे जयपुर में हो। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ। ठीक है, गिंगोली का युद्ध हुआ। लेकिन गिंगोली के युद्ध में क्या निर्णय ली? देखो, अब लड़ने से बेहतर है क्या किया? भीम सिंह ने ही अपनी पुत्री को जहर दे दिया। ठीक है, अपनी पुत्री की खुद ही विष दे दिया और कृष्ण कुमारी की हत्या कर दी। कृष्ण कुमारी का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, अब 1818 में क्या होगी? सहायक संधि होगी अंग्रेजों के साथ में। किसके शासनकाल में हुई? महाराणा भीम सिंह भीम सिंह के शासनकाल में। अगर आपसे कोई पूछे कि जो गोहिल वंश है या मेवाड़ वंश है कि जो अंग्रेजों की सहायक संधि है वो कब हुई, तो क्या कहोगे आप? एक तो 1818 में संधि हुई, इसके बाद में क्या कहोगे? संधि हुई थी, वो कब हुई थी? सहायक संधि 1818 में। शासन किसका था? भीम सिंह का था। अब आगे बात करते हैं, आगे शासन कौन सा है? महाराणा फतेह सिंह। इनके शासनकाल में एक ही बात याद रखने वाला कि इनके शासनकाल में क्या 1899 में छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल कब पड़ा? वैसे तो देखो, छप्पनिया काल विक्रम संवत 1956 को है। विक्रम संवत 1956 को याद रखना, छप्पनिया काल याद रखना है, विक्रम संवत 1956 को। लेकिन सन की बात करें तो कब? 1899 को। ठीक है, इसके बाद में अंतिम गोहिल वंश के शासक कौन है या राजा कौन है? भूपाल सिंह है। भूपाल सिंह जब अंतिम है तो एकीकरण के समय भी यही थे, और आज़ादी के समय भी यही थे। ठीक है, इनके बाद बात याद रखने लगी है कि ये लकवाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, तो ये था आज आपका गोहिल वंश मेवाड़ का इतिहास। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखें, और दोबारा में अब हो सकता है शायद आपने नॉर्मल देखा हो तो रफ कॉपी पेन लेके बैठें, नोट डाउन करें। जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो चीज़ें आप नोट डाउन करें। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, जितना हो जाए। ठीक, तो नोट्स बनाएं तो, और जितना हो सके वीडियो शेयर करें। बन रही हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वंश के साथ में। ठीक है, धन्यवाद। और देखो, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि देखो, जो लोग STC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक अभिरुचि हो। देखो, शैक्षिक अभिरुचि की क्लास हो चुकी है। ठीक है, 4-5 घंटे की क्लास है, 4-5 घंटे में सारा कुछ कवर किया हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, जिसकी जो लिंक है ना, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद में जो रीजनिंग क्लास है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और जो ये क्लास चल रही है ना, इनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, सारा कुछ मैटर देखें, फिर जाके आप मूड बनाएं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जो भी अच्छा मैटर लगे तो आप पढ़ें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट वगैरह करें अच्छे, या कोई समस्या हो या फिर हमसे कोई गलती हो गई तो वो भी आप बता दिया करें बेहिचक। गलती इंसान से ही होती है, हो जाती है कभी कभी, तो बता दिया करें हमें कि यहाँ पर गलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वंश के साथ में। धन्यवाद।